हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस शेयर मार्केटिंग की क्लास में। आज के इस शेयर मार्केटिंग का क्लास जो है वो प्रॉपर बिगिनर्स के लिए है, जो कुछ भी टर्म्स नहीं जानते हैं। इक्विटी क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके की कंपनी होती है, कितने तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, कौन कौन सा अकाउंट होता है, डेबिट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। शेयर्स क्या होता है? शेयर किसी भी कंपनी का शेयर जो होता है इसको हिंदी में अंश पत्र बोला जाता है। अंश पत्र शेयर जो है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल जो है वो 1 करोड़ रुपए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना रुपए है? 1 करोड़ रुपए है। क्या है ये? टोटल कैपिटल। किसी कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल मतलब उस कंपनी में कितने पैसे, कितना पैसा का वो कंपनी है। तो 1 करोड़ का मान लीजिए कि वो कंपनी है, और 1 करोड़ का ये जो कंपनी है, इस 1 करोड़ की कंपनी का जो शेयर्स है, 1 लाख लोगों ने इस कंपनी का शेयर ले रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कि किसी कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है, जिसका 1 लाख लोगों ने शेयर्स लेकर के रखा हुआ है। तो अब बात किया जाए कि एक शेयर का दाम कितना होगा, तो एक शेयर का दाम होगा यहाँ पे 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए आया है वो क्या है? एक शेयर का दाम। एक शेयर का दाम, एक शेयर का दाम, या फिर इसी को शेयर का अंकित मूल्य या फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू कहा जाता है, यानी कि जितने कंपनी का जितना कैपिटल का वो कंपनी है और उसका जितने लोगों ने शेयर लेकर रखा है, उससे अगर डिवाइड देंगे तो हमको वो एक छोटा सा रकम, वो छोटा सा राशि आएगा सामने हमारे, जो कि वो एक शेयर का दाम होगा। मतलब कि 1 लाख लोगों ने उस कंपनी का शेयर्स, 100 रुपए का शेयर्स 1 लाख लोगों ने लेकर के रखा है, जिससे 1 करोड़ का उसका टोटल कैपिटल बन गया है किसी भी कंपनी का। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इस कंपनी के लिए एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपए। तो शेयर क्या होता है? शेयर वो किसी कंपनी का छोटा हिस्सा होता है। छोटा हिस्सा होता है। किसी भी कंपनी का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग शेयर्स के नाम से जानते हैं। ये जो छोटा हिस्सा है इस कंपनी के लिए 100 रुपए है। समझ में आ गया क्या? तो आराम से समझिएगा। शेयर्स की जो कीमत होती है उसी को शेयर्स का फेस प्राइस या फेस वैल्यू कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या? अब बात करते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए किसी कंपनी का 1 करोड़ का, ये तो हो गया शेयर्स के फेस पर। अब कोई कंपनी है, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का मुनाफा कमाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख। 20 लाख रुपए का मुनाफा कमाती है। ये इसका है प्रॉफिट। क्या है इसका? कंपनी का प्रॉफिट 20 लाख रुपए। और कितने लोगों ने इसका शेयर से लेकर रखा है? 1 लाख लोगों ने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख लोगों ने इसका शेयर्स लेकर के रखा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर किसी कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ है साल भर में या कितने भी दिनों में, वो 20 लाख रुपए हुआ है, और 1 लाख लोगों ने अगर इसका शेयर से लेकर के रखा है, तो एक आदमी पर कितना पैसा पड़ेगा? एक आदमी को कितना मुनाफा मिलेगा? तो अगर इसे डिवाइड दिया जाए, 5 जीरो इधर कटा दीजिए, 2 2 4 1 5, 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए आया है इसको बोलते हैं कंपनी का डिविडेंड या लाभांश। क्या बोलते हैं इसको? लाभांश या डिविडेंड। कंपनी के लाभ का वो अंश जो कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को उतना रकम चुकाती है, उतना हिस्सा देती है या उतना पैसा देती है,
उसको उस कंपनी का लाभांश या डिविडेंड कहा जाता है। मतलब कि हम लोग जो शेयर, मान लीजिए मैं शेयर खरीदता हूं और कंपनी का अगर फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसका कुछ हिस्सा अगर मुझे भी मिल रहा है तो वो एक डिविडेंड के रूप में मिलता है या लाभांश के रूप में मिलता है। तो आप लोगों को क्या ये इससे समझ में आ गया लाभांश क्या होता है, शेयर्स का अंकित प्राइस या फेस वैल्यू क्या होता है। कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी जो है अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स में समान रूप से बांटती है। इसी को हम लोग लाभांश कहते हैं, कंपनी का अपना लाभांश कहते हैं कि हम लोगों को क्या हुआ है, डिविडेंड हुआ है, फायदा हुआ। तो ये था शेयर्स का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं। शेयर्स आर टू टाइप्स ऑफ, इधर देखिए, शेयर्स दो तरीके के होते हैं। एक शेयर होता है जिसकी इक्विटी शेयर बोलते हैं, इसको इक्विटी शेयर, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को बोलते हैं समता अंश पत्र, हिंदी में बोलते हैं समता अंश पत्र, और प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं अधिमान अंश, सॉरी अधिमान अंश पत्र। आराम से सुनिए मेरे भाई। अधिमान या प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जब मैं, मान लीजिए कि मैं हूं अपना, मान लीजिए कि मैं शेयर खरीदता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री का मैं 100 रुपए का एक शेयर खरीदता हूं मान लीजिए, और जब मैं खरीदते वक्त मैं रिलायंस कंपनी वाले से कहता हूं कि सुनो, तुम्हारा कंपनी आग लगे, चाहे घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा डिविडेंड तुम पहले से फिक्स रखो कि अगर मैं अगर 100 रुपया लगा रहा हूं तो एक महीने में मुझे 20 रुपया वापस करोगे, एक महीना मुझे डिविडेंड दोगे, मतलब एक महीने में मुझे 20 रुपए डिविडेंड दोगे या 30 रुपए डिविडेंड दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन कंपनी से, मतलब कि जब शेयर खरीदा जाता है उसी वक्त डिविडेंड तय कर दिया जाता है जिस शेयर में, उस शेयर का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। मतलब जब डिविडेंड फिक्स हो पहले से ही, उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ गया क्या? और जिसमें कोई भी पहले से डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले से इंडेक्स डिविडेंड फिक्स हो गया, और जिसमें डिविडेंड फिक्स नहीं होता है पहले से, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। अगर कंपनी का मुनाफा हुआ तो इनको फायदा होगा इक्विटी शेयर वाले को, और अगर घाटा हुआ तो इनको घाटा होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को कंपनी का फायदा हो, घाटा हो, नुकसान हो, कंपनी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका सबसे पहले पैसा, इनका फिक्स जो डिविडेंड है वो मिलना चाहिए। तो ये होता है अंतर। इसमें पहले से ही डिविडेंड फिक्स रहता है, फिक्स्ड। इसमें डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। ये जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी डूब रही है, कोई कंपनी घाटे में जा रही है, डूब रही है, तो सबसे पहले इनका जो पैसा है दिया जाता है। सबसे पहले दिवालिया के कंडीशन में कंपनी का सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वाले को। क्यों? क्योंकि इनको पैसा फिक्स कर दिया गया है, लेकिन इनको बाद में पैसा दिया जाता है। अब बताइए, आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क किसमें है? प्रेफरेंस शेयर वाले को, इक्विटी शेयर वाले को? तो इक्विटी शेयर्स वाले को ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है। ज्यादा अगर रिस्क का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर कंपनी घाटे में चली गई तो इनका पैसा कोई तो मतलब डिविडेंड इनका कोई फिक्स नहीं है, तो इनका घाटा में ही पूरा सिस्टम चलेगा। तो इनको ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है, इनको कम रिस्क या नो रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो जिस आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़े। अब एक बात और समझना, अगर मैं किसी रिलायंस इंडस्ट्री का 100 रुपए का एक शेयर खरीदता हूं, तो मैं उस रिलायंस इंडस्ट्री का 100 रुपए का मालिक बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? मालिक बन जाता हूं। जितने रुपए का मैं शेयर खरीदूंगा उस कंपनी में उतने पैसे का मैं मालिक बन गया हूं। ये होता है शेयर की कहानी। किसी भी कंपनी में जितना रुपए का मैं शेयर खरीदूंगा उतने रुपए का मैं मालिक बन गया हूं उस कंपनी का। तो अब मान लीजिए कि ये भी मालिक हैं, ये भी लगाए हैं पैसा, शेयर खरीदने के ये भी पैसा लगाया है, तो ये भी मालिक होते हैं कंपनी के। ये भी मालिक हैं और ये भी मालिक हैं। लेकिन ये जो मालिक हैं
ये जो मालिक हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले जो मालिक हैं, इनको घाटे से कोई मतलब नहीं है, घाटे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको घाटे के साथ साथ ये कंपनी के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं कि तुमको अगर घाटा हुआ तो हम उसके साथ हैं, अगर फायदा हुआ तभी हम उसके साथ हैं, कंपनी अगर डूब जाती है तब हम उसके साथ हैं। तो ये जो होते हैं एक कहीं ना कहीं व्यवहार शो करते हैं एक अच्छे वास्तविक रूप वाले, तो इनको बोलते हैं वास्तविक मालिक। किसी कंपनी का ये वास्तविक मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, वास्तविक मालिक। और ये जो होते हैं सिर्फ मालिक होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों होते हैं, सिर्फ मालिक होते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर समझ में आया होगा। प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? जिसमें पहले से डिविडेंड फिक्स रहता है, लेकिन जिसमें डिविडेंड पहले से फिक्स नहीं रहता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वाले को अगर कंपनी डूबेगी तो पहले पैसा दिया जाएगा और इनको बाद में पैसा दिया जाएगा। ये जो होते हैं वास्तविक मालिक होते हैं किसी कंपनी का, लेकिन ये जो है सिर्फ मालिक होते हैं, वास्तविक मालिक नहीं होते। इतना मतलब समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से पक्ष होते हैं जो शेयर मार्केट में शामिल होते हैं। तो शेयर मार्केट में शामिल पक्षों के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। शेयर मार्केट में शामिल पक्ष, शेयर मार्केट में शामिल पक्ष। शेयर मार्केट में दोस्तों शामिल पक्ष जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? शेयर मार्केट में सबसे पहले जो शामिल पक्ष है वो है निवेशक। निवेशक या इसी को हम लोग इन्वेस्टर बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो शेयर्स खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम लोग निवेशक। मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदूंगा हो जाऊंगा मैं उस कंपनी का निवेशक। अब बात करते हैं, एक होता है दलाल जिसको ब्रोकर बोलते हैं। एक शामिल पक्ष निवेशक, दूसरा दलाल। दलाल जिसको हम लोग ब्रोकर के नाम से जानते हैं, ब्रोकर, दलाल या ब्रोकर। और तीसरा पक्ष जो है, तीसरा पक्ष होता है कोई भी कंपनी। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में कुल 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष निवेशक, दूसरा पक्ष दलाल और तीसरा कंपनी। ठीक है। निवेशक जो होते हैं दोस्तों वो निवेशक 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं खुदरा निवेशक, खुदरा निवेशक, और एक होते हैं संस्थागत निवेशक, संस्थागत निवेशक। खुदरा निवेशक को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। एंड संस्थागत को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इस प्रकार से 2 तरीके के निवेशक होते हैं, एक खुदरा निवेशक और एक संस्थागत निवेशक। निवेशक लिख लिया जाए, निवेशक, और इधर भी निवेशक। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आइए खुदरा निवेशक। तो रिटेल इन्वेस्टर में जैसे कोई भी आदमी होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल, जैसे आप, जैसे मैं, चाहे कोई एक आदमी, सिर्फ एक आदमी हो, कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो शेयर्स खरीदता है उसको हम लोग खुदरा निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। संस्थागत निवेशक कौन होते हैं? संस्थागत निवेशक वो लोग होते हैं जिनका एक संस्था होता है, लाइक अ बैंक, एनबीएफसी, जिनका अपना संस्था है। जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी जो है वो शेयर्स खरीदे, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो शेयर्स खरीदे किसी कंपनी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं संस्थागत निवेशक। ये जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक घरेलू संस्थागत निवेशक और एक होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक को बोलते हैं डोमेस्टिक,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं DII। और ये होते हैं विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं FII। तो दो तरीके के हम लोग संस्थागत निवेशक देखे, एक डोमेस्टिक और एक विदेशी। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे चल करके कंपनी कौन कौन सी होती है। तो कंपनी दोस्तों दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आराम से सुनना मेरे भाई, कोई भी कंपनी अगर मैं खोलता हूं, मान लो कि एक मैं कंपनी खोल दिया, ठीक है, ये मेरा एक कंपनी हो गया। इस कंपनी में मान लीजिए कि मैं कोई किसी चीज का प्रोडक्शन करता हूं, ये मेरा एक कंपनी है, कोई भी एक मेरा कंपनी है मेरे नाम से। अगर मैं इस कंपनी को चाहता हूं, अभी मेरा नया कंपनी है, ठीक है, अब अगर मैं चाहूं इस कंपनी को मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाऊंगा, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सूची में कैसे कंपनी को लिस्ट करूंगा, उसके लिए मेरा ये कंपनी का जो CA होगा वो जाएगा MCA के पास, MCA ऑफिस जाएगा। MCA क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे कंपनी का जो चार्टर अकाउंटेंट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में जाएगा और वहां पर जाकर के मेरे इस कंपनी को लिस्टेड करवाएगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मेरे कंपनी को लिस्टेड कराएगा। क्या हुआ, मेरा कंपनी कोई छोटा सा कंपनी या बड़ा सा कंपनी जब मेरा उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के योग्य हो जाए, तो उस स्थिति में मेरे कंपनी का जो चार्टर अकाउंटेंट होगा वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और वहां पर जाकर के मेरे कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करेगा या लिस्टेड करेगा। समझ में आ गया? और ये दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन की बात है, कंपनी अधिनियम में 1956 पहले था, अब इसको 1956 से बदल करके 2013 कर दिया गया। आई होप आप लोग समझ गए। कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बनती है? जब इसमें कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों, पहली बात ये थी, दूसरी बात ये है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 से लेकर के 200 का। तो ऐसे कंपनी को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2, और अधिक से अधिक कितने सदस्य? 200 तक। तो अब हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिस्टेड हो सकता है। और बात करते हैं आगे, ये जो 2 सदस्य हैं कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 3 सदस्यों में से कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तब जाकर के मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिस्टेड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको बोलते हैं। आराम से सुनो, अभी तक तुम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुने होंगे, अब सुनो पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है और अपना पहली बार शेयर्स बेचे, वाह क्या बात बोला हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना पहली बार शेयर्स निकाले, इसको हम लोग IPO बोलते हैं, आगे की क्लास में सीखेंगे। अगर कोई भी कंपनी अपना पहली बार अगर शेयर निकाले या फिर शेयर मार्केट की लिस्ट में लिस्टेड हो जाए, शेयर मार्केट के सूची में लिस्ट हो जाए, तो वो अब जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाने लगेगी। समझ में आ गया क्या? अगर कोई कंपनी जैसे कि रिलायंस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी वोडाफोन आइडिया है, ये सब कैसे कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। समझ में आ गया क्या? तो कोई भी कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना
सॉरी, शेयर मार्केट में ऐसे लिखो, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना शेयर बाई करने लगती है तब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कंपनी के प्रकार, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के लिए कम से कम 200 तक सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 2 कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए। और इसमें जो है सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 से अनंत तक, मतलब कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं। जिसमें अब भाई बताओ, ये शेयर मार्केट में बेच रहा है तो सब मालिक ही होते हैं शेयर खरीदने वाले। तो बहुत सारे लोग शेयर खरीदेंगे, तो बहुत सारे लोग शेयर खरीदेंगे, तो बहुत सारे लोग बनेंगे, तो इन्फिनिटी यहाँ पर होते हैं सदस्य। अब बात करते हैं कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो डायरेक्टर्स की अगर बात किया जाए तो डायरेक्टर्स कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती। आई होप आप लोगों को कंपनी समझ में आया होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीए जो है वो एमसीए में जाकर के कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर्ड करवाता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना पहली बार शेयर बेचता है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाता है। तो आप लोगों को निवेशक पता चला और कंपनी पता चला। अब बात करते हैं कि दलाल किसको कहते हैं। वही दलाल है जो एक निवेशक को एक कंपनी के साथ जोड़ता है। एक निवेशक को एक कंपनी के साथ जोड़ता है। मान लीजिए कि मैं एक निवेशक हूं, मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, तो मैं कहां से खरीदूंगा भाई? कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए ना। मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। पहले के जमाने में, मतलब कुछ वर्ष पहले जब शेयर्स खरीदे जाते थे तो पेपर के माध्यम से खरीदे जाते थे। कंपनी के पास में भीड़ लगाया जाता था कि ये शेयर बेचा रहा है, ये शेयर बेचा जा रहा है, ले जाए खरीदिए, पेपर के माध्यम से। लेकिन आज के माध्यम से क्या हो रहा है, कोई भी ऐप आ गया है, जैसे ग्रो ऐप, एंजल वन, ये सब क्या है? ये सब ऐसे ऐप हैं जो मेरे को उस कंपनी के से जोड़ रहा है कि नहीं है। ग्रो ऐप, मैं उसमें लिस्टेड हो गया। जब लिस्टेड हो गया तो वो उसका कंपनी का शेयर्स दिखाने लगेगा, और शेयर्स दिखाने के साथ साथ वो मुझे उस कंपनी में, मतलब मैं उस कंपनी का शेयर्स देखूंगा और उसका मेरे साथ और कंपनी के साथ कनेक्शन बैठा देता है। तो ऐसे लोग, ऐसे चीजें जो निवेशक और कंपनी को साथ में कनेक्ट करते हैं, उनको हम लोग दलाल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई भी ऐप हो गया, ग्रो ऐप, एंजल वन, यही सब है, ठीक ना। तो ये सारी थी चीजें आप लोगों के शेयर मार्केट में शामिल पक्ष। तो यही 3 लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में शामिल होते हैं। एक निवेशक जो खरीदते हैं शेयर्स को, एक कंपनी जो शेयर्स को बेचता है, और दलाल निवेशक और कंपनी को जोड़ता है आपस में। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर निवेशक है, मतलब कि शेयर मार्केट में कोई भी हम लोग शेयर कैसे खरीद पाते हैं, यानी फिर हम लोग निवेशक कैसे बनते हैं किसी भी शेयर्स में। ये जो लेक्चर है पूरे के पूरे बिगिनर्स के लिए है। शेयर मार्केट में निवेशक कैसे बनते हैं, इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, निवेशक कैसे बनते हैं, ये हमारा टॉपिक है। शेयर मार्केट में निवेशक बनने के लिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है कोई भी दलाल के पास में जाएगा, कोई भी ब्रोकर के पास में जाएगा। तो मान लीजिए कि यह व्यक्ति है ग्रो ऐप के पास में जाता है। किसके पास जाता है? कोई भी दलाल के पास जाएगा। कोई भी दलाल, यहाँ पर दलाल कौन सा हो गया? हमारा ग्रो ऐप हमारा अभी के लिए दलाल हो गया। तो जब मैं ग्रो ऐप में जाऊंगा और दलाल के पास जाऊंगा तो मैं इसे लॉगिन करूंगा और अपना अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, अपना अकाउंट बनाऊंगा। लॉगिन कंप्लीट करने के बाद अपना सारा इंफॉर्मेशन दे करके इस ग्रो ऐप में मैं अपना सब कुछ बना लूंगा। तो सब कुछ बनाने के बाद में दोस्तों ये जो दलाल है, ये जो ब्रोकर है, हमारा 2 तरीके के अकाउंट खोलता है। आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 2 तरीके के अकाउंट खोलता है। एक खोलता है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट खोलता है डीमेट अकाउंट।
डीमेट अकाउंट। कोई भी दलाल जो है वो किसी भी इन्वेस्टर का दो तरीके का अकाउंट खोलता है। एक खोलता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा खोलता है डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या फर्क होता है, आराम से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऐसा अकाउंट जिससे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। यह अकाउंट से हम या निवेशक, कोई भी निवेशक शेयर्स को खरीदता और बाई एंड सेल करता है। आराम से सुना। अगर मैं 100 रुपए रिलायंस इंडस्ट्री का 100 रुपए का शेयर खरीदता हूं तो मैं किस अकाउंट के माध्यम से खरीदूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। किस अकाउंट के माध्यम से? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से मैं खरीदूंगा। और कुछ दिन के बाद मेरा उस 100 रुपए का बढ़कर के 150 रुपए हो गया शेयर का वैल्यू, तो मैं उस शेयर्स को बेचूंगा। तो किस अकाउंट के माध्यम से? तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से मैं बेचूंगा किसी भी शेयर को। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तो आप ना शेयर खरीद सकते हैं ना शेयर बेच सकते हैं। तो ये दलाल का काम है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोले। और ये जो दलाल है, ये ट्रेडिंग अकाउंट यह दलाल अपने पास खोलता है। दलाल अपने पास खोलता है, अपने पास खोलता है। इतनी बातें समझ में आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट का कहानी ये था। ये क्या है? यह दलाल किसी भी डिपोजिटरी के पास खोलता है। डिपोजिटरी के पास खोलता है। डीमेट अकाउंट है जो वो किसी ना किसी डिपोजिटरी के पास खोला जाता है, खोलता है। अब एक बात बताओ मुझे, किसी भी कंपनी का अगर हम शेयर खरीदते थे, बाई एंड सेल करते थे किसी भी शेयर्स को, तो हमारा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से किसी भी कंपनी को हम शेयर बाई एंड सेल करते थे। और ये जो अकाउंट था वो हम लोग दलाल के पास खोलते थे। और लेकिन ये डीमेट अकाउंट जो है, इसका काम क्या होता है? ये तो बाई एंड सेल करने के लिए काम में आ गया। इसका काम क्या होगा? अब मान लीजिए कि कैसे पता चलेगा एक अकाउंट का ये जो है डीमेट अकाउंट, आपके सारे के सारे शेयर्स का जो लेखा जोखा है, ये आपने रिलायंस इंडस्ट्री का इतना शेयर खरीदा हुआ है, आपने वोडाफोन का इतना शेयर्स खरीदा हुआ है, आपने तमाम चीजों का शेयर्स खरीदा हुआ है, जो लिस्टेड दिखाएगा। मतलब कि एक सूची में दिखाएगा कि आपने इतनी चीजों को, मतलब शेयर्स को खरीद के रखा है। मतलब कि शेयर्स को स्टोर करके रखने का काम क्या करता है? डीमेट अकाउंट का क्या करता है? यह शेयर्स को स्टोर करके रखता है। ये जो, और सुनो आराम से, डीमेट अकाउंट तो करता ही है। डीमेट अकाउंट में कौन सा डीमेट अकाउंट जो है, यह डीमेट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डीमेट मतलब होता है दोस्तों डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। डीमेटेरियलाइज्ड मतलब एक डिजिटल फॉर्मेट में ये अकाउंट होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। इसीलिए इसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट या डीमेट के अकाउंट कहते हैं। यह दलाल किसी भी डिपोजिटरी के पास खोलता है। डिपोजिटरी क्या होते हैं? डिपोजिटरी का काम धंधा क्या होता है? तो डिपोजिटरी होते हैं जो या आपके शेयर्स को या शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करते, आपने 10 शेयर्स खरीद लिया, उसको स्टोर करके उसका मतलब लिस्ट बना देंगे कि ये शेयर्स आप खरीदे हैं। इंडिया में 2 तरीके की डिपोजिटरी बॉडीज हैं, 2 तरीके के डिपोजिटरी हैं, 2 डिपोजिटरी ये बोल सकते हैं। एक है NSDL और दूसरा है दोस्तों CDSL। 2 तरीके के हमारे इंडिया में डिपोजिटरी बॉडीज हैं। एक है NSDL, दूसरा है CDSL। NSDL किसको बोलते हैं? फुल फॉर्म इसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी
लिमिटेड, डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है जहां पर है, ये यहाँ का हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? मुंबई। मुंबई को भारत का वित्तीय शहर भी कहा जाता है। सीडीएसएल का फुल होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आराम से सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, जो दलाल अपने पास खोलता है। डीमेट अकाउंट जो है, डीमेट का डीमेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट होता है या डिजिटल फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसका डीमेट अकाउंट नाम पड़ा। यह जो है दलाल, कोई भी दलाल डीमेट अकाउंट आपके डिपोजिटरी के पास खोलता है, और ये जो डिपोजिटरी होते हैं आपके शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। इस डिपोजिटरी का काम धंधा क्या रहता है? शेयर्स आपने कितना खरीदा है उसका लेखा जोखा वो बना करके रखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड रखते हैं, शेयर्स को आपको स्टोर करके रखते हैं। ये जो डिपोजिटरी है दो तरीके के होते हैं, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। समझ में आ गया क्या? तो ये था आपका पूरा का पूरा निवेशक कैसे बनते हैं। निवेशक बन गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, आपका डीमैट अकाउंट बन गया। आराम से सुनना मेरे भाई। अब आप चाहते हैं किसी कंपनी का शेयर्स को खरीदना, कैसे खरीदिएगा? यहाँ पर एक हो गया आपका बैंक का अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट, और एक हो गया आपका 3 तरीके के अकाउंट हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, एक डीमैट अकाउंट हो गया, ठीक है क्या? तो आराम से सुना। मान लीजिए कि यह कोई आदमी है, रामलाल इसका नाम है। यह रामलाल के पास में 100 रुपए है। 100 रुपए कहाँ है? इसके बैंक अकाउंट पे। 100 रुपए कहाँ है? इसके बैंक अकाउंट पे। अब ये 100 रुपए का जो मतलब 100 रुपए का, अब यहां पर देखो एक रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री, स्पेलिंग गलत है सुधार करना। रिलायंस इंडस्ट्री का कोई शेयर है 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। 100 रुपए का शेयर रिलायंस इंडस्ट्री बेचना चाहता है, जो कि रामलाल खरीदना चाहता है। रामलाल अगर खरीदना चाहता है दोस्तों, तो रामलाल के अकाउंट में 100 रुपए है। तो जब ये खरीदना चाहेगा, सब कुछ बन गया है इसका, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ बन गया रामलाल का। तो ये 100 रुपए का शेयर खरीदने के लिए रामलाल जाएगा ग्रो ऐप में। ग्रो में जाने के बाद में वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, शेयर्स को देखेगा कि कौन सा शेयर्स है, क्या प्राइस है, क्या क्या कंपनी है, कौन सी कंपनी है, सब कुछ अपना मिला जुला करके वो 100 रुपए का शेयर्स बाई करेगा। तो जब बाई करेगा दोस्तों, तो 100 रुपए इसके बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बैंक अकाउंट का काम क्या रहता है? आपके एक्चुअल पैसा को स्टोर करके रखना इन द फॉर्मेट ऑफ कैश के फॉर्मेट। कैश के फॉर्मेट में ही आपके पैसे को रखता है बैंक अकाउंट आपका। तो बैंक अकाउंट से आपका 100 रुपए का शेयर खरीदेगा तो कट जाएगा। अब 100 रुपए का शेयर जो खरीदा है, तो किस अकाउंट के माध्यम से खरीदेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। व्यापार करने वाला अकाउंट, अगर ये अकाउंटदार है तो शेयर खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट 100 रुपए का ये खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो 100 रुपए का शेयर्स का जो लिस्ट है, मतलब रिकॉर्ड है, डीमैट अकाउंट में जाकर के जमा हो जाए। और एक बात आराम से सुनना, ग्रो अपने अपने दलाल के पास जाओ, अपने अपने ऐप में जाकर के देखना, अगर आपका अकाउंट हो तो डीमैट अकाउंट में जाकर के देखिएगा। एनएसडीएल जो होता है और सीडीएसएल पहचानने आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट किसमें खुला है, हमारा कौन सा डिपोजिटरी बॉडीज है। डिपोजिटरी बॉडीज एनएसडीएल है कि सीडीएसएल, इसको जानने के लिए एक वहां पर लिस्ट बनाया रहता है, या इसमें इन लगा करके, स्टार्टिंग में इन लगा करके 14 को कैरेक्टर होता है, 14 कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कि एक पिन की तरह बना दिया गया है कि शुरुआत में इन लगाया जाएगा, फिर 14 को कैरेक्टर ABCD हैशटैग जो भी है वो लगा करके आपका, अगर इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है आपका मतलब पिन कोई या फिर कोई कोड, तो आपका अकाउंट किस में खुला गया है? एनएसडीएल में। कौन सा आपका डिपोजिटरी बॉडीज है? तो एनएसडीएल। अगर 16 कैरेक्टर का आपको देखने को मिल रहा है, 16 कैरेक्टर्स का आपको देखने को मिल रहा है अगर कोई भी पिन, तो आपका अकाउंट सीडीएसएल में खुला है। आपका बॉडीज जो है डिपोजिटरी बॉडीज वो सीडीएसएल है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। शेयर मार्केट में दो टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है आईपीओ और दूसरे का नाम है एफपीओ। सबसे पहले आराम से समझते हुए चलते हैं। आईपीओ क्या होता है?
IPO फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये क्या होता है? समझिए आराम से। जब पहली बार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पहली बार, कब? पहली बार शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है और पहली बार, सबसे पहली बार जब अपनी शेयर्स बेचती है, पहली बार जब अपनी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पहली बार शेयर्स बेचती है मार्केट में ले जाकर के, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। शेयर्स बेचती है, इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीओ। ये हो गया तुम्हारा आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक, जब नया शेयर्स आए, किसी नए कंपनी का नया शेयर आए, नया कंपनी का शेयर्स आए पहली बार, उसको बोलते हैं आईपीओ। और दूसरी बात, एक होता है एफपीओ। इसको बोलते हैं फॉलो अप या फॉलो ऑन भी कहीं कहीं लिखा होता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग या फिर एफपीओ, शॉर्ट फॉर्मेट में एफपीओ। क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई पहले से ही लिस्टेड कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं, कोई पुरानी कंपनी, कोई भी पुरानी कंपनी हो सकती है। वो पुरानी कंपनी अपना नया शेयर निकाले, क्या निकाले? न्यू शेयर, नया शेयर्स बेचे, न्यू इसमें कौन सी कंपनी थी? तो नई कंपनी थी, न्यू कंपनी। ये कंपनी ही नया था और नया शेयर बेचा था, पहला शेयर बेचा था, लेकिन इसमें पुराना कंपनी है और नया शेयर निकाला है। ठीक है, अगर मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, उसको और भी पैसे की जरूरत है, पहले से उसके बहुत सारे शेयर्स बेचे गए हैं, लेकिन उसको और पैसे की जरूरत है, तो और नया शेयर निकालेगा जब, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। अभी मान लो कि खान ग्लोबल स्टडीज जो है, खान सरकार संस्था, वो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी अपना शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं, पब्लिक और लिमिटेड कंपनी नहीं बनी है। अगर वो लिस्टेड हो जाए और पहली बार अपना शेयर्स बेचे, तो उसको बोलते हैं वो आईपीओ निकाले। जैसे कि फिजिक्स वाला का भी आईपीओ आया था ना, तो वो पहली बार लिस्टेड हुआ था शेयर मार्केट में और अपना पहला शेयर बेचा था, इसीलिए उसको आईपीओ बोले, पहली बार इनिशियल टाइम पे। और जब रिलायंस कंपनी अपना नया शेयर्स निकाले, पुरानी कंपनी जब नया शेयर्स बेचते हैं, तो उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो अप कैपिटल। समझ में आ गया क्या? अब बात करते हैं कि कैसी कंपनी पर हम लोग पैसा लगाएं, मतलब कैसे कंपनी का हम लोग शेयर खरीदें। तो उसके लिए आप लोग पहले समझना चाहिए कि वो कंपनी है कैसे, उसका रेपुटेशन कैसा है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट कैपिटल के बारे में, कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में। यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं एम कैप। किसी भी कंपनी का एम कैप क्या होता है दोस्तों? जब आप लोग देखें कोई भी शेयर्स खरीदने जाएं, तो पहले उस कंपनी का एम कैप मतलब कि जान जाएंगे उसका एम कैप कितना है। तो एम कैप का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ शेयर। मतलब कि जब कितने कंपनी, उस कंपनी का कितना शेयर है और एक शेयर का कितना दाम है, जब उसका मल्टीप्लाई कराइएगा तो उसका एम कैप निकल के आएगा। और जब आपके पास एम कैप निकल के आएगा तो आप जान जाएंगे कि उस कंपनी का औकात कितना है, उस कंपनी के पास कितना पैसा है। बोले तो इसका टोटल हिसाब, इस कंपनी के पास कितना पैसा है, ये बात आप लोगों को पता हो जाएगा। जब आप लोग देखेंगे कि छोटे कंपनी है, पैसा इसमें ज्यादा है नहीं, तो छोड़ देना उस कंपनी को, लार्ज कंपनी। उस हिसाब से एम कैप कंपनी या मार्केट कैपिटल के अनुसार से कितना पैसा है उसके पास, इस हिसाब से कंपनी जो होती है 3 तरीके का होता है। एक होता है स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैपिटल कंपनीज। एक हो गया स्मॉल कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, और एक होता है मीडियम कैपिटल कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में बोलते हैं मिड कैप कंपनीज, और इसको बोलते हैं लार्ज कैपिटल कंपनीज या लार्ज कैप कंपनी। तो कितना पैसा होगा, अगर कितना, मतलब इसका स्मॉल कैप कंपनीज का कितना एम कैप होता है, तो अगर बात करें इसका एम कैप टोटल हिसाब, तो ये होता है 5 करोड़ तक, अप टू रुपीज 5,000 है करोड़।
5,000 करोड़, अगर अप टू 5,000 करोड़ तक अगर एम कैप है, मतलब उस टोटल कंपनी का हिसाब है, मतलब टोटल पैसा है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। उसके बाद में मिड कैप कंपनीज की बात किया जाए तो इसमें रुपीज 5,000 करोड़ से रुपीज 20,000 करोड़ तक आता है। उस कंपनी का अगर पैसा है, उसके पास में हिसाब है, टोटल एसेट है, तो उसको एम कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी बोलते हैं। अब अगर मोर देन रुपीज 20K करोड़ रुपीज है, तो उस मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा अगर है पैसा, तो उसको लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। तो ये था। तो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, एक कंपनी होता है इसी प्रकार से ब्लू चिप कंपनी ब्लू चिप कंपनी किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ब्लू चिप कंपनी वैसे कंपनी को बोला जाता है जो लार्ज कैप होती हैं, और जिसका हाई रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन मतलब मार्केट में उसका मतलब अच्छा क्या है, क्या बोलते हैं, मतलब कि बोल वाला है। रेपुटेशन मतलब क्या होता है? इज्जत है। हाँ, इज्जत है। उस कंपनी का मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है। तो लार्ज कंपनी होना चाहिए, हाई रेपुटेशन होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घाटा में चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंपनीज को बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। आप जब भी पैसा लगाएं शेयर मार्केट में, तो ब्लू चिप कंपनी को ही ढूंढ कर लगाएं, अदर किसी भी कंपनीज को नहीं। ब्लू चिप कंपनी में ही पैसा लगाना चाहिए। तो ये था आईपीओ, एफपीओ और कैसे कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अब दो टॉपिक्स हमारा बच जाता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है F&O ट्रेडिंग। तो उन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, कभी मत करना भाई, बहुत घाटा जाता है। फायदा होगा तो एकदम फायदा हो जाएगा, नहीं तो घाटा तो साफा घाटा। इससे बड़ी ऐसा फायदा से क्या फायदा जिसमें हम लोग घाटा ही सहे, मतलब कि घाटा का तो ज्यादा चांस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, यानी कि जब शेयर मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए कि आज मंडे है, मंडे के दिन जब शेयर मार्केट ओपन हुआ 9:30 या 10 बजे, और जब तक क्लोज नहीं हुआ, उस टाइम पीरियड में जब शेयर मार्केट खुला हुआ, मतलब जैसे ही उसका गेट खुला, तो आप एक शेयर खरीद लिए, 1 2 3 4 जितने भी शेयर खरीदना है खरीद लिए, ठीक। और शेयर मार्केट जैसे ही बंद होने वाला है शाम के टाइम, सुबह में शेयर खरीदे, शाम को उस सारे के सारे शेयर्स को बेच दो, चाहे तुम्हारा घाटा लगे चाहे नाफा हो। अगर प्रॉफिट हो गया तो तुम्हारा बहुत अच्छा बात है, नहीं तो घाटा लग गया तो घाटा लग गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया पैसे का। तो ऐसे ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब एक दिन के अंदर घाटा लगे तो अभी बेचो, फायदा लगे तभी बेचो। ऐसे शेयर्स का जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, F&O ट्रेडिंग। F&O ट्रेडिंग क्या होता है? F मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। आराम से सुनो। मान लो कि एक इसको एग्जांपल से समझाता हूं। अभी मैं, कौन सा डेट है आज है 16 मई 2026। अभी मैंने देखा कि रिलायंस कंपनी का जो शेयर है, उसका रेट अभी चल रहा है, मान लो कि जो भी चल रहा हो, 200 रुपए का एक शेयर है। मान लो रिलायंस कंपनी का एक शेयर कितना है? 200 रुपए। अब 16 मई को मैं इस रिलायंस कंपनी वाले के पास जाता हूं और कहता हूं कि मैं तुम्हारा ये जो शेयर है 200 रुपए का शेयर, मैं 20 मई 2026 को 200 रुपए देकर के खरीदूंगा। क्या करूंगा? 200 रुपए देकर खरीदूंगा। एकदम D2 लिख लो मुझसे। क्या बोल रहा हूं मैं कि 16 मई को मैं बोल रहा हूं इस रिलायंस कंपनी का एक शेयर 200 रुपए का खरीदूंगा। कितने मई को? 20 मई को, मानी कि 4 दिन के बाद। 16 मई को मैं बोला 20 मई को खरीदूंगा 200 रुपए का शेयर। अब सुनो आराम से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइम को फ्यूचर में तो खरीद रहा हूं ना। 4 दिन तो ये फ्यूचर हो गया ना मेरा, 4 दिन मतलब आगे, तो 4 दिन ये फ्यूचर हो गया मेरा। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर ट्रेडिंग। मतलब कि किसी कंपनी का शेयर आप अभी तय कर लें, मतलब आप अपनी मतलब जो साटा बुक कर लें उसका, कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में उसका शेयर्स खरीदूंगा। अब एक बात समझना भाई, क्या गारंटी है कि इस 20 मई को खरीदूंगा, अभी मतलब 16 मई को 200 रुपए है इसका शेयर्स का वैल्यू, तो 20 मई को इसका 200 रुपए हो जाए। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इस शेयर का दाम
₹250 भी हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है। 4 दिन के बाद ₹250 भी हो सकता है, नहीं तो ₹150 भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। बढ़ भी सकता है, नहीं तो घट भी सकता है। फ्यूचर में इसका वैल्यू, शेयर का दाम घट भी सकता है, नहीं तो बढ़ भी सकता है। तो ऐसे ट्रेडिंग में तो हो जाएगा घाटा, नहीं तो फायदा भी हो सकता है। लेकिन चांसेस हम लोग रिस्क क्यों लें, फ्यूचर में क्यों लगाएं हम लोग पैसा? तो ऐसे ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम लोगों को फायदा भी हो सकता है, नहीं तो घाटा भी हो सकता है। फिर से एक बार बताता हूं, फ्यूचर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। अभी फ्यूचर के लिए मैं किसी शेयर्स को डिटो करके रखता हूं, सट्टा बुक करके रखता हूं कि आने वाले टाइम में मैं तुम्हारा शेयर्स खरीदूंगा, ये लिख लो मेरा नाम। लेकिन इसमें अभी कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता है, और यह जो होता है अनिवार्य होता है। ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ये जरूरी होता है, आप भाग नहीं सकते हैं छोड़ के। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आपके पास है दूसरा ट्रेडिंग जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग, ओ ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी सुनो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। मान लो कि 16 मई को मैं रिलायंस कंपनी के पास गया और 200 शेयर खरीदने, ₹200 का एक शेयर खरीदने के लिए मैं 20 मई को बोल देता हूं। ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर ट्रेडिंग। अब रिलायंस कंपनी वाला कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे कुछ तुम बयाना के रूप में दे दो, बयाना के रूप में दे दो। तो मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, ले ले तुमसे ₹50, अगर बयाना ले ले, ₹50 के ले मुझसे बयाना ले ले, और मेरा 200 का साटा बुक कर दे। तो जब बयाना लेकर के फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं बयाना लेकर के, ठीक है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई बयाना नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बयाना दिया जाता है। मतलब पहले कुछ पैसा दे दिया जाता है, उस शेयर्स के वैल्यू का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, और जब दे दिया जाता है तो ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीदे, नहीं तो ना खरीदे। आप देखें कि शेयर्स का वैल्यू एकदम, मतलब कि ₹200 था, अब ₹150 हो गया, तो भाई नहीं खरीदेंगे, हम एकदम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारा ₹50 यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर लॉस हो गया ₹50, फिर मतलब कि खत्म हो गया हमारा ₹100 खत्म हो गया, और ₹200-250 हो गया तो आराम से खरीदेंगे भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन होता है, मतलब कि ऑप्शन होता है कि हम विकल्प होता है हमारे पास कि हम खरीदें या ना खरीदें। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ट्रेडिंग। आराम से सुनो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर में आने वाले कुछ शेयर के लिए मैं पहले से ही साटा बुक करके रखता हूं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज बॉडीज हैं। 2 तरीके के बॉडीज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया में। पहला जो बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यह होता है कि ऐसी कंपनियां या ऐसा कोई बॉडी जो शेयर्स को बाई और सेल करवाती हैं, ठीक है, जिसमें कंपनियां लिस्टेड होती है और वो कंपनियों का शेयर्स वो बेचवाती हैं, इन्वेस्टर के पास में पहुंचाती है और उसे खरीदवाती हैं या बेचवाती हैं या फिर खरीदवाती है। ठीक है, तो 2 तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। पहला है BSE, इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक होता है NSE, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सब क्या करवाते हैं, अब आराम से सुनिए, बस आराम से समझाता हूं। मान लीजिए कि यह कोई BSE है, ठीक है, यह एक BSE है, BSE। अब यहां पर कोई रिलायंस कंपनी है, इस रिलायंस कंपनी का शेयर बेचना है, तो इस रिलायंस कंपनी का शेयर मान लीजिए कि इस रामलाल को खरीदना है, तो ये जो रामलाल है ये डायरेक्ट शेयर तो खरीदेगा नहीं कि रिलायंस की कंपनी का जो मतलब चेयरमैन है उससे जाकर के डायरेक्ट तो खरीदेगा नहीं कि रिलायंस के मालिक वाली कंपनी, सॉरी रिलायंस मालिक की कंपनी हमको अपने शेयर्स दे दीजिए, डायरेक्टली जाकर के तो कोई कहेगा नहीं। तो इसके लिए यह काम ना करे कोई आकर के डायरेक्टली शेयर्स ना खरीदे, इसलिए रिलायंस कंपनी जो है अपना सारा का सारा शेयर्स जो है इस कंपनी के पास लिस्टेड करा देती है कि कोई भी आएगा मेरी कंपनी का शेयर खरीदने तो आप शो कर दीजिएगा कि यह कंपनी का शेयर्स है और आप इसको बेचना है। तो ये अगर किसी को पसंद आएगा तो खरीदेगा। अब डायरेक्ट इसके पास नहीं, मालिक के पास ना जाए रामलाल, जाए किसके पास, BSE के पास। बस यही काम करता है स्टॉक एक्सचेंज बॉडी। तो 2 स्टॉक एक्सचेंज बॉडी होता है, एक BSE और एक NSE। ठीक है, शेयर्स को खरीदवाता है और बेचवाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आएगा। BSE है जो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, और ये जो है नया अभी है,
1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और ये इतना पुराना है कि यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है क्या? इसमें जो है दोस्तों मोर देन 50,000 से कंपनियां 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें कितने कंपनियां लिस्टेड हैं? 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। ठीक है क्या? और इसमें बात करें हम लोग तो इसमें मोर देन 2500 कंपनियों से भी ज्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। अब बात करते हैं कि इसका इंडेक्स अगर हम लोगों को पता करना हो, किसी भी मान लीजिए ग्रो अप में मैं गया, अब मुझे बीएसई में जो कंपनियां लिस्टेड है, और एक बात सुन लो, कोई भी कंपनी एक साथ बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड हो सकती है। कोई मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो बीएसई में लिस्टेड हो सकती है और एनएसई भी में लिस्टेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी सिर्फ एक नहीं होगी, दोनों में हो सकती है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हाँ, हम मुझे देखना है कि कुछ कंपनियों का जो शेयर्स है कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि एक आदमी 50,000 कंपनियों को थोड़ी देखेगा कि किसका शेयर्स गया, किसका, पॉसिबल नहीं है, हार्ड है थोड़ा सा। इसलिए क्या किया गया है कि कुछ कंपनियों का इसमें से 5,000 कंपनियों में से कुछ कंपनियों का एवरेज निकाल करके दिखा दिया जाता है कि मान लीजिए कि इसका शेयर्स इतना गया, इसका शेयर्स इतना गया, लो गया, हाई गया। इसलिए तो इसके लिए इंडेक्स बनाया जाता है जो बीएसई को दिखाता है, बीएसई की कुछ कंपनियों का लिस्ट दिखाता है, इनका शेयर बढ़ता है, घटता है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब। तो ये इंडेक्स का नाम जो होता है, बीएसई का जो इंडेक्स होता है दोस्तों, बीएसई का जो इंडेक्स है इसका नाम है सेंसेक्स। कौन सा? सेंसेक्स। और इस सेंसेक्स में आप लोग टॉप 30 कंपनीज का, टॉप 30 कंपनी का जो 5,000 में से जो 30 गो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का आप एवरेज देख सकते हैं कि किनका आगे गया, किनका पीछे गया, शेयर्स कंपनीज आप देख सकते हैं। ये इसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। ग्रो ऐप खोलेंगे तो पहले ही आता है सेंसेक्स और निफ्टी। तो सेंसेक्स दिखाता है कि 30 कंपनी में से किसका शेयर ज्यादा है, किसका कम है। आज ये आप बात करते हैं ये एनएससी में। एनएससी का जो इंडेक्स होता है दोस्तों, इसके इंडेक्स का नाम होता है निफ्टी। इस निफ्टी में क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से इसमें 30 कंपनियां टॉप कंपनियां थी, इसमें 50 टॉप कंपनीज का लिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है क्या? इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। दिस इज द ऑल अबाउट द योर शेयर मार्केटिंग बिगिनर्स क्लास। सारी की सारी बेसिक बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, बस समझने के लिए बताए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।